नमस्कार साथियों। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा हिंदी आशुलिपि का टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन बोली जाएगी। तत्पश्चात लगभग 8 मिनट की आपको मेन डिक्टेशन बोली जाएगी। आपको मेन डिक्टेशन का ही अनुवाद करके हिंदी स्टेनो की कॉपी एवं हिंदी अनुवाद की कॉपी हमें भेजनी है। ट्रायल डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस, ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। ग्रहणों के दौरान खाने पीने पर प्रतिबंध का कारण यह बताया जाता है कि उसमें विषाक्तता आ जाती है। विराम। कुछ घंटों के भीतर भोजन के खराब होने की प्रक्रिया एक सामान्य घटना है। विराम। इस धारणा में कोई तर्क नहीं है जिससे कहा जा सके कि ग्रहण के दौरान भोजन खराब हो जाता है। विराम। सूर्य ग्रहण से जुड़ी एक अंध मान्यता यह भी है कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु में जन्म दोष हो सकते हैं या गर्भपात हो सकता है। विराम। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ग्रहण गर्भवती महिलाओं या उनके अजन्मे बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। विराम। पैरा। आज आवश्यक है कि हम मिथकों से ऊपर उठकर अपने समाज को खगोलीय पिंडों और खगोलीय घटनाओं के प्रति जागरूक करें। विराम। 21 जून 2020 को देश और दुनिया के अन्य देशों में लोगों ने प्रमाणित फिल्टर और सौर चश्मों का उपयोग करके इस शानदार प्राकृतिक घटना को देखा। विराम। यदि आपके पास प्रमाणित फिल्टर और सौर चश्मा उपलब्ध है तो आप कभी भी सूर्य या सूर्य ग्रहण की घटना का सुरक्षित तरह से अवलोकन कर सकते हैं। विराम। मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। यह भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का दुर्भाग्य ही है कि देश में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली भाषा हिंदी को अभी भी द्वितीय राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। विराम। स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद कोई भी राष्ट्र अपने विकास के लिए सर्वप्रथम अपने देश की राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा के रूप में स्थापित करता है। विराम। किंतु अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती पूर्ण कर लेने के बाद भी भारत ने ऐसा नहीं किया। विराम। यहाँ के राजनेता व विधि विशेषज्ञ अंग्रेजियत के रंग में डूबे हुए हैं और उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं भाषाओं के आधार पर को आधार बनाकर अंग्रेजी को प्रथम राजभाषा के रूप में स्थापित रखने की कोशिश की। विराम। पैरा। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तथा पश्चिम बंगाल द्वारा हमेशा से हिंदी का विरोध किया जाता रहा है और इसी को आधार बनाकर अंग्रेजी को अभी तक प्रमुख राजभाषा के रूप में बनाए रखा गया है। विराम। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि भारत में हिंदी का उपयोग करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 43% है, जबकि अंग्रेजी का उपयोग करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का मात्र 3% है। विराम। हिंदी का विरोध करने वाले प्रमुख राज्यों की भाषाओं
तमिल और बांग्ला की भी कुल प्रतिशतता 14.4 है। 7.4% बांग्ला और 7% तमिल विराम। फिर जब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी को स्थान दे दिया गया है। तब इनमें से जिस भाषा का सर्वाधिक लोग उपयोग करते हैं उसे ही तो राजभाषा बनाई जानी चाहिए विराम। किंतु हमारे देश में राजभाषा के रूप में प्रमुखता वरीयता प्रदान की गई है विदेशी भाषा को, और वह भी उनकी राजभाषा को जिन्होंने हमें लगभग 200 वर्षों तक शोषणपूर्ण नीतियों से शासित किया विराम। अंग्रेजों ने तो अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में इसलिए स्थापित किया था ताकि भारत की अशिक्षित जनसंख्या उनकी दोषपूर्ण नीतियों को समझ न सके और शासन के सर्वोच्च पदों पर अंग्रेजों को ही स्थापित किया जा सके विराम पैरा। संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह व्यवस्था दी थी कि संविधान लागू होने के बाद के 15 वर्षों में भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि अंग्रेजी को राजभाषा से हटाया जा सकेगा और उसकी जगह हिंदी को स्थापित किया जा सकेगा विराम। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका और आज संविधान लागू हो जाने के 60 वर्ष बाद भी भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकी है कि हिंदी देश की प्रमुख राजभाषा बने विराम। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो तब प्रकट होता है जब यह ज्ञात होता है कि भारत के मूल संविधान का हिंदी अनुवाद भी 90 के दशक के उत्तरार्ध में प्रकाशित हुआ विराम। यदि हम यह कहें कि भारत के कुछ लोग अंग्रेजी व्यवस्था के अनुदित रूप हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रमुख कार्य मूल रूप से अंग्रेजी में ही होता है और बाद में उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है विराम। यह तो सर्वविदित ही है कि मूल संविधान का हिंदी रूप न होने के कारण संविधान की सदा से गलत व्याख्या प्रस्तुत की जाती रही है विराम। फिर किसी भी मूल भाषा में वर्णित भावनाओं को अनुदित भाषा में मूल रूप में प्रस्तुत करना भी काफी मुश्किल होता है विराम पैरा। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग 12वीं सदी से मिलने लगता है विराम। राजपूतों, तुर्कों, मुगलों, आंशिक मराठों आदि ने मध्यकाल में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित किया विराम। जब अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ तब प्रथमतः तो उन्हें गहरा विचार विमर्श करना पड़ा कि हिंदी का प्रयोग किया जाए अथवा नहीं, और अंततः 19वीं सदी के पूर्वार्ध से उन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू कर दिया विराम। 19वीं सदी में राजभाषा के रूप में हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में
अनुवाद की व्यवस्था की गई थी विराम। उस समय अनुवाद को तर्जुमा की संज्ञा दी जाती थी विराम। स्वतंत्रता संग्राम में नेताओं द्वारा जनसाधारण को जागरूक बनाने के लिए हिंदी भाषा का ही उपयोग किया गया था विराम। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनेताओं द्वारा उसकी अनदेखी ही की गई विराम पैरा। राजभाषा के रूप में हिंदी की समृद्ध परंपरा को देखते हुए उसे प्रमुख राजभाषा के रूप में मान्यता मिलनी ही चाहिए। साथ ही अंग्रेजी को भी सहायक राजभाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए विराम। धन्यवाद साथियों।